नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की जनवरी 15 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लेट हो गया, कुछ काम था इम्पॉर्टेंट तो इस वजह से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे देखो, पहला जो आर्टिकल है वो है एमएलएज की सस्पेंशन से रिलेटेड महाराष्ट्र असेंबली में ये क्या मुद्दा अभी चल रहा है वो जानेंगे। दूसरा, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसको लेकर के क्या कंसर्न्स चल रहे हैं वो जानेंगे। और तीसरा हम देखेंगे कि अभी कर्नाटका में एक मार्च चल रहा है मेकेदातु रिजर्वॉयर को लेकर के, तो उस मार्च के क्या तो टारगेट्स हैं और क्यों इसको एक बार रोक दिया गया है, और कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जानेंगे इस मुद्दे को। तो 3 आर्टिकल से तीनों में एक बार नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है वो देखो, एमएलएज के सस्पेंशन से रिलेटेड है। तो अभी क्या है, 12 बीजेपी के एमएलएज को सस्पेंड कर दिया महाराष्ट्र असेंबली से पूरे साल के लिए। तो फिर मुद्दा पहुंच गया कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि अगर इस सस्पेंशन को अगर देखा जाए इन 12 एमएलएज की को, तो बोले ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा है वो कुछ ऐसा है कि इन 12 एमएलएज को सस्पेंड किया है पूरे 1 साल के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बोले कॉन्स्टिट्यूशनली ये अपने आप में वॉइड है और ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी की दिखाई जा रही है। ठीक है, तो मुद्दा जो है वो आपको समझने के लिए देखें तो देखो, सवाल ये है कि अभी जो सरकार चल रही है, जो आपको पता ही है, एक तो उसमें शिवसेना है, साथ में कांग्रेस है, और उसके अलावा जो वहाँ की जो पार्टी है नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, एनसीपी, ठीक है। तो इन तीनों की गठबंधन की सरकार चल रही है। तो छगनलाल भुजबल जो कि एनसीपी के हैं और अभी मिनिस्टर हैं यहाँ पर, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है इसमें अगर देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो उनके द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेटा रिलीज करे अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। अब इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि सबसे पहली चीज़ तो बोले ये जो डिमांड कर रहे हो उसके लिए यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए बीजेपी के एमएलएज के द्वारा, और साथ में इन्होंने लगातार इतना अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब हाथापाई तक कर ली, माइक तोड़ दिए, इस तरीके की एक्टिविटीज़ इन्होंने कर दी। तो इस केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, बेसिकली वहाँ पर आप देख सकते हो कि नाना पटोले करके इंडिविजुअल थे कांग्रेस के, उन्होंने जब रिज़ाइन किया था फरवरी 2021 में, तब से लेकर अभी तक महाराष्ट्र असेंबली की जो स्पीकर की पोस्ट है वो वैकेंट है। ठीक है, वहाँ पर जो एक पैनल बनाया जाता है ना, उस पैनल में से एक इंडिविजुअल वहाँ पर प्रिजाइड कर रहे थे इस पर्टिकुलर असेंबली को, और उस स्पीकर के सामने जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो बीजेपी के मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। बोले कि आपको अभी तक इलेक्ट ही नहीं किया है स्पीकर के तौर पर, उसके बावजूद आपके सामने अगर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और आप अपनी तरफ से एक्शन कैसे ले सकते हो। और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ये चीज़ कही जा चुकी है कि जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, इनका जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे है, जो कि बहुत ही गड़बड़ियों से युक्त है, मतलब उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो ऐसे में बोला डेटा रिलीज करना भी ठीक नहीं है। और ये जो पूरा मुद्दा है ये इसी से संबंधित है कि जो महाराष्ट्र असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसमें ओबीसी के डेटा को मांगा गया। फिर देखो, इस बात के चलते हैं जब ये बीजेपी के 12 एमएलएज ने अपनी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, अपनी हदें पार कर दी, तो इन 12 एमएलएज को, एमपी ने एमएलएज को सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए। फिर इन एमएलएज ने रिट फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 1 साल के लिए हमें सस्पेंड किया है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में है। अब देखो मुद्दा है, इसकी सुनवाई होगी जनवरी 18 को। अब देखो सवाल ये है, एमएलएज का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है वो जानते हैं। इन एमएलएज का कहना है कि ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, मनमाने तरीके से लिया हुआ है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, या फिर हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हम बोलते हैं आर्टिकल 14 में। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो हमारा फंडामेंटल राइट है बोला, उसका एकदम वायलेशन है। इसके अलावा इन एमएलएज का ये कहना है
कि यहाँ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली की जो रूल बुक है उसमें रूल नंबर 53 ये कहता है कि एमएलएस को सस्पेंड करने की पावर केवल और केवल स्पीकर के हाथ में है, जबकि जिसने अभी इनको हटाया है इन एमएलएस को, उनका ये कहना है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो जो स्पीकर की एब्सेंस में जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है उस पैनल में से एक इंडिविजुअल है। तो बोले इस केस में स्पीकर की एब्सेंस में आप हमें सस्पेंड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने आप में बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ये इनका कहना है। फिर महाराष्ट्र असेंबली या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिफेंस किया जा रहा है इसमें, ये कि जो बिहेवियर इन 12 एमएलएज ने दिखाया वो अनडिसिप्लिन था, अनबिकमिंग बिहेवियर था, तो ऐसे में एक्शन लेना जरूरी था। इसके आगे फिर बोला गया कि आर्टिकल 212 को अगर हम एक बार पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वहां पर जो प्रिविलेजेस दी हुई है, पार्लियामेंटेरियन जो प्रिविलेजेस दी हुई रहती है, तो बोलो 212 एक्ट, आर्टिकल 212 के हिसाब से अगर देखो तो उसमें जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। और दूसरी चीज कि जो प्रोसीजर है लेजिस्लेचर का उसमें जुडिशरी का इंटरवेंशन होगा या नहीं होगा, वो भी तो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि पावर सेपरेशन, डेमोक्रेसी, एक तरफ लेजिस्लेचर है तो दूसरी तरफ जुडिशरी, तो क्या जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग में, क्योंकि ये तो सारा का सारा लेजिस्लेचर के अंदर का काम है। अब देखो आर्टिकल 212 का जो क्लॉज 1 है उसमें सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो इरेगुलरिटी के प्रोसेस के बेसिस पे, मतलब कहीं पर भी कोई काम हो रहा है, लेजिस्लेचर में कोई डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में वहां पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो सकते, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम करेगी। दूसरा, कोई भी ऑफिसर जो होगा लेजिस्लेचर का जो कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पे बैठकर, जैसे स्पीकर की पोस्ट पे बैठकर के अगर काम कर रहा है, तो उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है वहां पर ऑर्डर को मेंटेन करे, और अगर कोई वहां पर उन जो रूल बुक है या फिर जो भी एक कह सकता ना कि प्रोसीजर होता है प्रॉपर एक कंडक्शन का असेंबली में, तो बोलो उसका अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस केस में कोर्ट का इंटरवेंशन बोला ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस केस में ये बात आ जाती है। फिर आर्टिकल 194 की बात करें तो इसमें प्रिविलेजेस दी हुई हैं, एक हाउस के मेंबर को जो विशेष अधिकार दिए होते हैं उसमें सीधा सा है कि अगर कोई भी मेंबर इन प्रिविलेजेस का मिसयूज करेगा तो सीधी सी बात है वो तो पनिशमेंट का हकदार है। साथ में ये भी कहा कि रूल 53 की अगर बात करें केवल इसके बेसिस पे सस्पेंशन हुआ है, और इसी को लेकर के अगर बीजेपी के मेंबर्स ये कहें कि जी रूल 53 में तो स्पीकर का नाम है, स्पीकर ही केवल सस्पेंड कर सकता है एमएलएस को, तो बोला हम रूल 53 के बेसिस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम आर्टिकल 212 के बेसिस पे एक्शन ले रहे हैं। यहां पर ये चीज बताई जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अपने डिफेंस में। फिर देखो आगे बात आ रही है कि जो सवाल है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें सीधी सी बात है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर इलेक्ट होकर के कोई इंडिविजुअल एमएलए या एमपी बनकर के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में जाता है तो वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इस केस में इन एमएलएस को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा रहा है तो इसका मतलब आप एमएलएस को नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उन 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सस्पेंड कर रहे हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर हमारी एक डेमोक्रेसी के सिस्टम को देखें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टेड मेंबर 1 साल तक अगर सस्पेंड रहेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सस्पेंड होगी, दैट मीन्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंटरेस्ट की बात कोई रख नहीं पाएगा। इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्यों बोला, आर्टिकल 190 क्लॉज 4 की बात करें तो इसमें सीधा सा है कि अगर आप एमएलएस को सस्पेंड करते हो तो मैक्सिमम 60 डे एमएलएस का सस्पेंशन के लिए प्रोविजन क्या है कि अगर कोई एमएलए बिना किसी इंफॉर्मेशन के लगातार 60 दिन या उससे ज़्यादा टाइम तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। तो एक तो तरीका होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एब्सेंट होने का। दूसरा ये कि हम जब भी देखें तो 2 सेशंस के बीच में गैप कितना होता है, मैक्सिमम 2 सेशन में, किसी भी असेंबली के सेशन में 6 महीने का मैक्सिमम होता है। अब उस 6 महीने से ज़्यादा अगर आप सस्पेंशन कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं वायलेशन है। और एक बार में अगर किसी भी एमएलए का सस्पेंशन होता है ना
तो वो मैक्सिमम जो बचा हुआ जो सेशन का पार्ट है ना, उतने पार्ट तक ही होता है। ऐसा नहीं कि एक सेशन में सस्पेंड कर दिया और अगले सेशन तक भी आप सस्पेंड करके रखो। जैसे कि अभी विंटर सेशन की हम बात करें, तो विंटर सेशन में अगर एमएलएस को सस्पेंड किया है ना, तो विंटर सेशन का जो बचा हुआ टाइम है ना सस्पेंशन के बाद का, उतने टाइम तक ही वो सस्पेंड रहेंगे। ऐसा नहीं कि बजट सेशन में भी आप उनको सस्पेंड कर दो। जबकि विंटर सेशन और बजट सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम का गैप हो सकता है? 6 महीने का। और आप सस्पेंड कर रहे हो 1 साल के लिए। इसका मतलब तो आपने एक सेशन में सस्पेंड किया और तीनों सेशन, जो आपका विंटर सेशन है, मॉनसून सेशन है और बजट सेशन है, तीनों में आपने सस्पेंड कर दिया। तो बोला इस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। यही मेन मुद्दा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आ गई ना, तो फिर देखने वाली बात आ जाती है। नहीं तो फिर प्रोसीजर की बात है, सस्पेंड करो बेशक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि राज्यसभा में 12 एमएलएस को सस्पेंड किया गया था, पर वो सस्पेंशन जो था वो केवल एक सेशन के लिए ही था। ऐसा नहीं कि अब बजट सेशन में भी वो सस्पेंडेड रहेंगे। अब देखो बात ऐसी है कि सस्पेंशन जो है उसका टाइम कितना क्या कैसे रह सकता है, इसके प्रोविजन रूल 270, 273, 270, 373, 374, 374A और इसके किसमें रूल प्रोसीजर ऑफ एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से विलफुली नहीं होना चाहिए, ये केवल प्रोसीजर को इनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मिनिमम सस्पेंशन, मैक्सिमम सस्पेंशन कितना हो सकता है? भाई सीधी सी बात है, जिस सेशन में आप सस्पेंड कर रहे हो उस सेशन में बचा हुआ टाइम है ना, उतने टाइम के लिए सस्पेंड हो सकते हैं मेंबर्स। बाकी नेक्स्ट सेशन में उनकी री एंट्री हो जाती है। तो राज्यसभा में भी रूल नंबर 255 और रूल नंबर 256 में इस तरीके के प्रोविजन किए हुए हैं। इस तरीके से अभी रिसेंट राज्यसभा के 12 मेंबर्स को किया ही गया था, तो बचे हुए टाइम के लिए ही किया गया था। ऐसा नहीं 1-1 साल के लिए कर दो। फिर यह है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग या इंटरवेंशन। तो सीधी सी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब मुद्दा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस का आ जाता है ना, तब इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होगा। नहीं तो अगर यहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर की बात होती है और इन 12 एमएलएस को 1 साल के लिए ना सस्पेंड करके ये कहा जाता कि आपको रिमाइंडर ऑफ द सेशन इस टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं बनता था। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसे हमें समझना था। आगे चलते हैं। फिर देखो जेएनयू में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के क्या कंसर्न्स हैं। देखो वेंसडे की बात है, जब जेएनयू में एकेडमिक काउंसिल ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उसको उसके बेसिस पे ही एडमिशन्स लेंगे 2022-23 के सेशन के आगे। तो इस केस में इसको माना यह जा रहा है कि लगभग फाइनल डिसीजन है। हाँ, बस ये है कि जो जेएनयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अभी इस पे फाइनल डिसीजन लेगी। पर ये जो डिसीजन है ना एकेडमिक काउंसिल का, ये भी आप फाइनल ही मानो। पर जेएनयू की जो टीचर्स एसोसिएशन है और जो स्टूडेंट यूनियन है, उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। तो देखो अभी अगर करंट प्रोसीजर की बात करें जेएनयू में एडमिशन की, तो ये देखो 2019 से अभी तक जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए है, वो देखो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसमें आप देख सकते हो जेएनयू उसके पहले तो खुद अपने हिसाब से कंडक्ट कराता था, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए, ठीक है, 2019 से। इसमें रिसर्च प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स भी होते हैं। और आप देखोगे कि जेएनयू में एडमिशन में एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। वो क्या? दैट इज डेप्रिवेशन पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, मान लो सोशली बैकग्राउंड थोड़ा सा उसका वीक है या कहीं पर ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है, वो अगर पढ़ने के लिए आता है तो उनको एडिशनल पॉइंट्स दिया जाता है एडमिशन के लिए। तो ये प्रोविजन है ना, ये कहीं ना कहीं अभी ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंडर में खत्म होने का डर है। तो इस केस में जो डेप्रिवेशन के लिए पॉइंट्स दिए जा रहे हैं ना, जो ट्रांसजेंडर्स हैं या वुमेन है या फिर कोई भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाला इंडिविजुअल जेएनयू में एडमिशन के लिए आता है, उनको जो बेनिफिट मिलता है इस डेप्रिवेशन पॉइंट्स के बेसिस पे, बोलो उसके ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फिर बाद में 7 मेंबर की यूजीसी के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसने रिकमेंड भी किया कि हमें एक कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। फिर भी जेएनयू ने ये बोला है कि हम 2022-23 के सेशन से शुरू करेंगे, जो कमिंग सेशन आ रहा है उसमें, ठीक है। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उस एजुकेशन पॉलिसी में भी इस तरीके के प्रोविजंस को सजेस्ट किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर इशू चल रहा है,
ठीक है, आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है मेकदेतु रिजर्वायर से रिलेटेड। तो इसकी लोकेशन अगर एक बार देखो तो आपके सामने स्क्रीन पे मैप है, ये देखो आप ऊपर की तरफ कर्नाटका, इधर आ गया तमिलनाडु, दोनों के बीच में इधर से ये रिवर आ रही है, आप देखो अर्कावती रिवर, और इधर से ये रिवर आ रही है कावेरी रिवर। कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है अर्कावती। फिर ये अर्कावती जैसे ही ज्वाइन करती है कावेरी को, और फिर कावेरी एंटर हो जाती है तमिलनाडु में, एक ये बड़ी सी बॉर्डर बनाती है तमिलनाडु और कर्नाटका की। और यहाँ पर फिर बाद में एक रिजर्वायर बना हुआ है तमिलनाडु में जिसका नाम है स्टैनले रिजर्वायर। अब यहाँ पर आप देखो कि जहाँ पर अर्कावती और कावेरी रिवर का कॉन्फ्लुएंस है, वहीं पर ये मेकादत्तु रिजर्वायर है, वाटर डैम है, ये बनाने की बात चल रही है। अब यहाँ से सीधी सी बात है, एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि भाई पानी इधर से आ रहा है, यहाँ पर अगर डैम बना लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, तमिलनाडु को पानी की कमी आ जाएगी। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट पहले से ही बहुत मुश्किलों से सेटल हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है, जिसमें कावेरी का जो वाटर शेड है, जहाँ जहाँ से भी पानी कैच करती है कावेरी रिवर, उसके पानी को कर्नाटका, तमिलनाडु, इधर पुदुचेरी और इधर केरला, इनमें एक तरीके से परसेंटेज वाइज डिवाइड भी किया था। अब यहाँ पर मुद्दा ये आ जाता है कि इस तरीके से मेकादेतु ये डैम अगर यहाँ पे डेवलप कर दिया जाता है, तो इस डैम डेवलपमेंट के बाद में पानी की कमी आ जाएगी तमिलनाडु में, कावेरी से जो सप्लाई होता है। और दूसरा, ये डैम बनाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे यहाँ पर देखो, ये बेंगलुरु सिटी इधर है, तो यहाँ पर इस डैम से बेंगलुरु और आसपास के एरिया में वाटर सप्लाई इंश्योर करने के लिए डैम बनाने की बात है। अब इसमें इक्वेशन क्या फंस रही है, पॉलिटिक्स की। देखो आपको पता होना चाहिए कि अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, बोमई सरकार चल रही है कर्नाटका में, और ऑपोजिशन में बैठी है कांग्रेस। तो कांग्रेस इस सदर्न कर्नाटका में अपनी पकड़ बनाना चाहती है, क्योंकि एक साल के बाद में यहाँ पर कर्नाटका में भी असेंबली इलेक्शंस हैं। तो इस केस में कांग्रेस के लीडर्स ने इस बात को उठा रखा है कि भाई ये जो मेकादेतु डैम है ये बनना चाहिए। ठीक है, अब ये डैम बनेगा कब, जब यहां पर तमिलनाडु की कंसेंट मिल जाए। और तमिलनाडु पहले इस बात को ऑब्जेक्ट कर चुका है कि भाई हम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि अगर ये डैम बनता है तो हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा, इसके अलावा एडिशनल कोई भी चीज़ नहीं है। मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने टू द पॉइंट समझ लिए। अब आपको क्या करना है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट फॉर यूपीएससी करके सर्च करो, और जो बेसिक कंटेंट है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, और उसमें इंपॉर्टेंट जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का वो भी आप लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब न्यूज़ वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, न्यूज़ का, इकोनॉमी पेज का, वर्ल्ड पेज का, वो हम डिस्कस करेंगे संडे वाले वीडियो के साथ में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेट हो गया, एक्सप्लेन पेज हमारा कवर हो ही गया है। तो बची हुई जो न्यूज़ है हमारी 3 4 5 जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो हम कल के वीडियो में संडे वाले वीडियो के साथ में ज्वाइन करके आपको अवेल करा दी जाएगी। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है, बचा हुआ पार्ट आपको कल मिल ही जाएगा। आज लेट बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए बस आपको ये कंटेंट एक बार देना ज़रूरी था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।